सुनो सुनो सुनो, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और तुम लोग ने इस वीडियो को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िद भी किया था, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आ गया तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करो। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ और आपके दिमाग को ज़्यादा नहीं पकाता हूँ और इस वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और एक्सप्लेनर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एम्स उसे बोल रहा होता है, मैं पहले तुम्हें हील कर देता हूँ, उसके बाद हम ये सब बातें करेंगे। तभी हमारा एम्स सोचता है ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, मगर मुझे अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं और इसे डिसाइड करने का। और वो आगे बोलता है मुझे फोकस करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट पे और अभी इतना लेट नहीं हुआ है कि मैं आगे आने वाली चीजों के बारे में अभी से सोचूं। और वो गिल्ड मास्टर संgyun से बोलता है चलो मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारा ट्रीटमेंट। तो गिल्ड मास्टर बोलती है चलो ये मैं तुम पर ही छोड़ देती हूँ अपने ट्रीटमेंट को। और उसका ब्रदर ये सब दूर से देख रहा होता है और घबराते हुए सोचता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि उस बंदे के पास इतनी ज्यादा भयानक पावर है। और वो याद करने लगता है कि हमारे एमसी ने किस तरीके से गिल्ड मास्टर की स्किल को कॉपी कर लिया था। और वो बंदा हमें आगे बताता है कि उसके पास कोई भी रीजन नहीं है इस बंदे पे डॉट करने के लिए, क्योंकि उसने अपने आंखों से इसकी पावर देखी है। और वो सोचने लगता है कि हमने कितने सारे हीलर और रेडर वाले डॉक्टर को दिखाया था गिल्ड मास्टर को, मगर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। और वैसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड में लगा दी है वो भी इस डिजीज को सही नहीं कर पाए थे। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कोई भी आसानी से ठीक कर ले। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उन्हें हील कर रहा होता है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा एक्टिव स्किल सैक्रिफाइस को ऑन कर दिया गया है और ये स्किल तुम्हारे बॉडी को हील कर रही है। और ये देखकर जो संgyun रहती है वो भी काफी हैरान होती है कि ये बंदा उसे हील कर पा रहा है। और उसका ब्रदर बोलता है क्या ये सही में हील हो जाएंगी। और वो घबराते हुए हमारे एमसी के सामने झुक जाता है और वो बोलता है प्लीज मेरी जितनी भी पुरानी गलती उसे माफ कर देना और जो गिल्ड मास्टर उनका ध्यान रखना और उन्हें अच्छे से हील करना प्लीज। तो हमारे एमसी से बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे जगह अगर मैं भी रहता तो एक बच्चे की बात पे विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और वो आगे बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जितनी भी गलती की है उसकी वो मैं भरपाई कर दूंगा। इसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सक्सेसफुली ट्रीट कर दिया इस डिजीज को और तुम्हारे पैसिव स्किल का लेवल अप भी हो चुका है, वो भी 19 तक। तभी हमारा एमसी बोलता है काम खत्म हुआ और तुम अपने आप को मूव करने की ट्राई करो। इसके बाद गिल्ड मास्टर वहाँ से उठती हैं और वो अपने खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगती हैं और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ में पावर का इस्तेमाल करती हैं और काफी हैरान लग रही होती हैं। और वो आगे बोलती है कि मेरे जितने भी डिजीजेस थे वो सही हो गए और उसकी आंख से आंसू भी गिर रहे होते हैं, वो भी खुशी के। और वो हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें पेनल्टी नहीं मिली मुझे ठीक करने के बाद। तभी हमारा एमसी उसकी ओर देखता है, उसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस स्किल को कॉपी किया इसलिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तब हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ और वो झूठ बोलता है कि मुझे अगर कुछ भी हो गया तो तुम तो हो ही मुझे ठीक करने के लिए। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर भी हंसते हुए बोलती है हाँ जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और वो हमारे एमसी को एक कार्ड देते हुए बोलती हैं ये जो कार्ड है ये तुम्हारे जितने भी कंडीशन है उसको फुलफिल कर देगा और तुम किसी भी टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हो और तुम मेरे जो ऑफर है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। इसके बाद हमारा एमसी वो कार्ड ले लेता और वो बोलता हाँ मैं जरूर सोचूंगा इसके बारे में। तभी हमारा एमसी उन दोनों से बोलता मेरे पास आप दोनों के लिए एक रिक्वेस्ट है अभी के अभी प्लीज मेरी बात जरूर मानना। ये सुन के वो लोग भी हैरान होते हैं कि इसे क्या चाहिए। इसके बाद हमें हमारे एमसी की बात नहीं बताई जाती है और वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन पर, जहाँ एक कार आके रुकती है और उसके अंदर से हमारा एमसी निकलता और वो बॉडीगार्ड उसका दरवाजा खोलते हुए बोलता है इस तरफ आओ। और तभी हमारा एमसी उस कार के बाहर आता है और वो देखता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड बताता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में तुमने कहा था और वो बताता है कि ये लोटस गिल्ड का लो रैंक डंजन है जो तुमने हमसे बोला था और हम इस डंजन को दिखाया जाता है जिसके सामने वो दोनों पहुंच जाते हैं। हमारा एमसी उस डंजन को देखते हुए सोचता है जो माइल एकेडमी वो एक ऐसी जगह है जहाँ ना जाने कितने जीनियस कंपटीशन करने के लिए आते हैं एक दूसरे से। और वो मुस्कुराते हुए बोलता उस जगह पे सरवाइव करने के लिए मुझे अपना लेवल जल्द से जल्द अप करना पड़ेगा। इसके बाद हमें कई सारे इक्विपमेंट को दिखाया जाता और एक बंदा बोल रहा होता है कि ये काफी सारे रिकवरी आइटम है और इसमें कई सारे टूल है जो तुम्हें चाहिए इस डंजन को क्लियर करने के लिए और हमने ये सारे इक्विपमेंट गिल्ड से बोरो किए हैं इसलिए तुम इन्हें यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। तो हमारा एमसी छड़ी को देखते हुए उनसे बोलता आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। वो बंदा हमारे एमसी से बोलता क्या तुम यहाँ ठीक
होगे और वो थोड़ा टेंशन में रहता है क्योंकि हमारा एमसी उस डंजन में अकेले जाने वाला रहता है और वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है ये एक ही डंजन है मगर ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ अकेले जा रहे हो। और वो हमारे एमसी से पूछता है क्या ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से तुम यहाँ अकेला जाना चाहते हो। हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लेवल अप करना है। ये सुन के वो बंदा अपने इन्वेंटरी में से कुछ निकालने लगता है और वो हमारे एमसी को क्रिस्टल देते हुए बोलता है प्लीज इसे ले लो, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। तो हमारे एमसी स्टोन को देख के बोलता है ये तो रैप स्टोन है और वो बंदा वो क्रिस्टल हमारे एमसी को देते हुए बोलता है एक बार तुम इसे तोड़ दोगे तो तुम डंजन के इंटरेस्ट के बाहर आ जाओगे, तो इसलिए तुम इसे इस्तेमाल कर लेना अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कुछ ज्यादा ही डेंजर सिचुएशन में हो। और वो हंसते हुए हमारे एमसी को बोलता है प्लीज इसे रख लो, मैंने जितनी भी गलती की है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और इन सब चीजों के बावजूद मैं ये तुम्हें इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि तुमने डायरेक्टर की जान बचाई है यानी हमारे गिल्ड मास्टर की। और हमारा एमसी हैरानी से उसकी ओर देख रहा होता है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। इसके बाद हमारा एमसी उस डंजन की ओर बढ़ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है जो मैजिक पावर मैं फील कर रहा हूँ इस डंजन से वो ई रैन डंजन का है। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस डंजन को क्लियर करने में। और पीछे से वो बंदा बोलता अपने दिमाग में ये बात रखना अगर कुछ भी डंजन में हो तो उसके क्रिस्टल को तोड़ देना। तो हमारा एमसी पीछे घूम के बोलता है ठीक है हम जल्दी ही मिलते हैं। इसके बाद हमारे एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम डंजन में एंटर कर चुके हो मगर तभी सब कुछ झिलमिलाने लगता है और कुछ एरर होने लगता है और हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी कई सारे हाथ आके हमारे एमसी को पकड़ने लगता है और वो सोचता है यहाँ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो तुम्हारा नॉर्मल सिस्टम है उसके हिसाब से तुम ट्रांसपोर्ट हो चुके हो एक स्पेशल लोकेशन में। और कई सारे खतरनाक पावर को दिखाया जाता है और एक पर्पल कलर के हाथ को जो काफी खतरनाक लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जहाँ लिखा होता है जो करंट लोकेशन है वो है हेलहेमर्स फील्ड ऑफ डेथ। इसके बाद हमें संगीन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठी होती है वो और हमारे एमसी का फाइल पढ़ रही होती है और हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या हमारा एमसी ठीक होगा उस डंजन में अकेले। और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे प्लीज अपने गिल्ड का एक लो रैंक डंजन दे सकती हो। और हाँ मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगा। इसके बाद हमें संगीन को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है वो एक ई रैंक डंजन है मगर एक रेडर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है उसे अकेले क्लियर करना। मुश्किल तो छोड़ो ये तो नामुमकिन है किसी के लिए भी क्लियर करना। और इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि वो कितना ज्यादा ही टैलेंटेड है मगर वो एक अनरिफाइंड जेम है और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे सारी बातें मालूम होगी पहले से ही मगर इसके बावजूद भी उसने अकेले डंजन में जाना चुना। वो काफी ज्यादा डेस्परेट है इसके बारे में और वो मुस्कुराते हुए सोचने लगती है मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो और वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है हमारे एमसी में। इसके बाद उसके दरवाजे पे नॉक होता और उधर से कोई बोल रहा होता डायरेक्टर मैं हूँ पार खाना। तो संगीवन बोलती है जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सुन के वो दरवाजा खोल के अंदर आने लगती है और संगीन उससे पूछती है क्या हुआ उस बात का जो मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था। तो वो बोलती है इसके बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है और वो इन्फॉर्मेशन उसे देते हुए बोलते ये मिनजाहू का प्रोफाइल है जो हमारे एमसी का नाम है। संगीन इसका शुक्रिया करते हुए वो इन्फॉर्मेशन ले लेती है। इसके बाद वो उसे पढ़ना चालू करती है। इसके बाद वो लड़की सोचती है काफी ज्यादा रेयर है कि जो गिल्ड मास्टर है वो खुद ही किसी पे नजर रख रहे हैं वो भी पर्सनली। और वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर ने पहले ही इस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी ले ली है कि ये बच्चा कितना ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद संगीन अच्छी तरीके से उस पेपर और इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगती है। उसके बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जो देख के वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है मगर इसने मैजिक कैसे किया था उस वक्त। मगर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और शांत हो जाती है मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा देख लेती है जो देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छा जाता और वो अपने जो सामने उसके लड़की खड़ी रहती है उससे पूछती है क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो वो बंदी ये सुन के बोलती है अगर मैकेनिकल एरर नहीं हुआ तो कोई भी डाउट नहीं है ये पूरी तरीके से सही जानकारी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड मास्टर इतनी हैरान क्यों हुई थी क्योंकि हमारे एमसी का मैजिक पावर 97% था। इसके बाद जो संगीन रहती है वो किसी को कॉल लगाने लगती है और वो कॉल पे अपने ब्रदर से बोल रही होती कि जब भी जाए हूँगा जाए डंजन से वापस उसे जल्द से जल्द कॉल करना और मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। तो ये सुन के उसका जो ब्रदर रहता है वो बोलता है क्या क्या आप कहना क्या चाहती हैं। इसके बाद संगीन कॉल काट देती है और वो अपने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ और अपने आंखों से उसे देखना चाहती हूँ। और वो हमारे एमसी
का नाम लेती है और बोलती है वो बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पुराना वाला नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर्पल धुंध में से हमारा एमसी नीचे गिर रहा होता, वो भी काफी तेजी से, और वो काफी जोर से जमीन पे टकरा जाता, उसकी पूरी चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद हमें चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है, किसी कब्र टाइप के इलाके की जगह पर वो कब्रिस्तान लग रहा होता है। तभी हमारा एमसी उठने की कोशिश करता और वो उठता है, तभी उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता और वो खांसते खांसते काफी उल्टी करने लगता है। इसके बाद हमारा एमसी अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है, डैम इट, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक दिख रहा होता है, वो अपने तीर को तैयार कर लेता है। उसके बाद वो अपने तीर से हमारे एमसी की तरफ हमला कर देता और हमारा एमसी दूसरी तरफ मुंह किए हुआ होता है, तो उसे नहीं पता होता कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तभी हमारा एमसी पीछे घूमता और वो देखता कि उसके ऊपर अटैक होता, वो डॉज करने की पूरी कोशिश करता मगर उसे गर्दन पे अटैक हो जाता है, चोट लग जाती है और हमारा एमसी स्केलेटन की तरफ देखने लगता है और वह स्केलेटन वापस से तैयार हो जाता हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए और वो अपने तीर को हमारे एमसी की ओर साथ देता है और हमारा एमसी बोलता है, क्या ये पैरालिसिस पॉइजन है, और वो अपने खून को पोंछते हुए बोलता है कितना ज्यादा अनोइंग है, और उसके बाद वो अपने एक्टिव स्किल को स्टार्ट कर लेता है, सैक्रिफाइस। मगर तभी जमीन के अंदर से कई सारे अंडर निकलने लगते हैं, मगर तभी वहाँ चारों तरफ खतरनाक और फैल जाता है और ये सब देख के हमारे एमसी भी टेंशन में आने लगता और उसके सर के ऊपर भी कई सारे ब्लैक शैडो खुल रहे होते हैं और वो अनडेड भी तैयार हो जाता हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए और उसके पीछे जो स्केलेटन रहता है वो हमारे एमसी पे तीर से अटैक कर देता है, जो देख के हमारे एमसी उस तीर को पकड़ लेता और वो बोलता, सीरियसली क्या तुम मुझे इससे मारोगे, और वो उस तीर को तोड़ देता है अपने हाथों से और वो बोलता, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता और हमें हमारे एमसी की दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने बेड पे लेटी होती है और वो सोच रही होती है, जा ह्यूंग, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी इस टाइम। और वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि हमारे एमसी ने उसे बाजार में अकेले ही छोड़ दिया था और वहाँ से वापस आ गया था और वो बता रही होती है कि उसे मालूम था कि मैं रास्ते भुला जाती हूँ मगर फिर भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और वो गुस्से में अपने तकिए पे हाथ मारते हुए बोल रही होती कि वो मेरे साथ क्यों ही गया था उस स्पीच को देखने के लिए जब उसने मुझे अकेले ही छोड़ के जाना था। और वो थक के लेट जाती है और वो बोलती है, मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ, और वो हमारे एमसी के बारे में बताते हुए बोलती है, वो बंदा भीड़ वाले इलाकों में जाना पसंद नहीं करता था और वो मुझसे हमेशा यही कहता था कि वो उस तरीके की जगह पे नहीं जाएगा, मगर वो अचानक से एग्री हो गया मेरे साथ स्पीच देखने जाने के लिए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता और वो हमारे एमसी से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और चलो मेरे साथ घर चलो। तो हमारा एमसी उसे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर जाओ, और वो मुझे हमेशा मेरे घर पहुँचा देता था, तो ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे अकेले छोड़ दिया इस बार। और इन सबसे ज्यादा जो भयानक बात है कि वो बंदा जिसे इतना ज्यादा रेडर बनने में दिलचस्पी था उसने मैजिक क्लास में ट्रांसफर करवा लिया। वो मुझसे हमेशा कहता था कि उसे मार्शल आर्ट सीखना है, इसलिए वो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता था हर समय, और अगर ऐसी कोई चीज है जिसने उसकी पाथ रास्ते को बदल दिया है तो काफी ज्यादा वर्थित होगा उसके समय और इफर्ट से भी ज्यादा जितनी भी उसने लगाई है रेडर बनने के लिए। और इसके अलावा मेरे पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज के बारे में। और वो हमारे एमसी की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं कि वो काफी ज्यादा केयरफुल पर्सन है, और यहाँ तक कि जब हम बाहर खाना खाने जाते थे साथ में तो वो काफी ज्यादा टाइम लगाता था किसी भी खाने को चुनने के लिए, मगर अब वो पूरी तरीके से बदल गया है किसी एक नई पर्सन के जैसे, वो भी एक रात में। और वो जल्दी से उठ के अपने फोन में कुछ टाइप करने लगती है और हमें उसके मैसेज को दिखाया जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम नहीं भूले होगे कि तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया था उस दिन, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घबरा रहा होता और वो बोलता है, क्या मैं घबरा क्यों रहा हूँ, क्यों, क्या मैं इन मॉन्स्टर की वजह से घबरा रहा हूँ। इसके बाद वो एक लंबी सांस लेता और उसके सामने हमें 4 वॉर्थ दिखाया जाता है जो हवा में उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं जिनके हाथ में खतरनाक सा हथियार रहता है, और वहाँ स्केलेटन के साथ वो अजीब से ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर भी होते हैं। और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए बोलता है, ये तो किसी गिल्ड पार्टी के जैसे ज्वाइन हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और वो थोड़ा घबरा रहा होता और वो बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं इन सभी को अकेले हराऊंगा। उसके बाद वो अपने छड़ी की ओर देखते हुए बोलता है, कम से कम मेरे पास ये है, और हमें उस छड़ी का थोड़ा बहुत जानकारी दिया जाता है कि ये लोटस गिल्ड ने इसे दिया है, और हमारे एमसी स्टाफ का इस्तेमाल उन लोगों पे करने लगता है। इसके बाद वो कई सारे चीजों को मारता है। उसके बाद हमें उस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि ये वर्ल्ड ऑफ डेथ है जिसे रूल करती है लूकी की बेटी हेल। हाँ, आप लोग सही समझ रहे
एवेंजर है, ये वही लोकी है, थॉर का भाई एवेंजर वाला। और ये वर्ल्ड वही वाला वर्ल्ड रहता है नॉर्स माइथोलॉजी, जिसमें थॉर, लोकी और एसगार्ड के राजा ओडिन रहते हैं। और हमारा एमसी हमें बताता है कि ये जो डंजन है ये 7 वर्ल्ड के बनने के बाद बना था, सिर्फ एसगार्ड और मिडगार्ड को छोड़ के। इसके बाद हमें उन वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहला वर्ल्ड रहता है फॉग और फॉरेस्ट का। इसके बाद फ्लेम का वर्ल्ड रहता है, वर्ल्ड्स ऑफ जाइंट को दिखाया जाता है, एल्फ के वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग को डार्क एल्फ का भी वर्ल्ड दिखाया जाता है, और वना गॉड्स का भी जो वर्ल्ड रहता है उसे दिखाया जाता है। और आखिर में सबसे ज्यादा ठंडा और खतरनाक डार्केस्ट जगह को दिखाया जाता है, जिसका नाम हमें निफहेरेम बताया जाता है। और ये वही वर्ल्ड है जहाँ हेलहेमर एग्जिस्ट करता है। और हेलहेमर काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्लेस है, किसी बिगनर को इससे रेड करना काफी ज्यादा नामुमकिन है। और ये एक टेरिटरी है जहाँ काफी ज्यादा खतरनाक एनिमी रहते हैं जो मर के वापस आए होते हैं, मगर उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो किस तरीके से जिंदे हुए हैं। और इनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है बिना डिवाइन पावर के। तभी हमारा हमसे सोचता नहीं, ये काफी ज्यादा अच्छा है हेलहेमर मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो पावर है उसे टेस्ट करने के लिए सच जगह नहीं हो सकती थी। और वह हमें बताता है कि जो सैक्रिफाइस स्किल है वो नोरा का हीलिंग स्किल है, मगर जब भी इससे अनडेड का सामना किया जाता तो ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बन जाता है जो काफी ज्यादा दूर तक एरिया में अटैक करता है। और ये पावरफुल स्किल जजमेंट ऑफ लाइट में बदल जाती है। तभी हमारे एमसी पे वापस से अटैक होता और वो उस छड़ी की मदद से उसे रोकता और उसके सामने अनडेड उस पर अटैक करने के लिए आता है, तो हमारे एमसी उस छड़ी को उसके सीने में घुसा देता है और वो अनडेड दूर जाके गिरता है। और हमारा एमसी आगे बोलता है इसके बावजूद मुझे इस तरीके का अटैक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तभी हमारा एमसी उस स्टाफ से एक बॉल क्रिएट करता है, लाइटनिंग बॉल अटैक करता है, जिससे कई सारे जो डेड रहते हैं अनडेड मर जाते हैं और उसे 70 एक्सपी पॉइंट मिलता है। और इसके बाद हमारे एमसी को वो चारों तरफ से घेर लेते हैं अटैक करने के लिए, और वो अटैक भी कर देते हैं। हमारा एमसी उनके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है मेरे पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मैजिक इस्तेमाल करने का। और वो ये बोलने के बाद एक चैन अटैक करता है चेन टाइप का उन लोगों पर, उन्हें मार डालता है और उसे 140 एक्सपी पॉइंट मिल भी जाता है। और वो जमीन में आके लैंड हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है मैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वो दौड़ते हुए अटैक करने लगता और वो सोचता है मेरे करंट लेवल पे ये पॉसिबल है इन लोगों को हराना। और वो अपने छड़ी को किसी तलवार की तरह घुमाते हुए उस स्केलेटन पे अटैक करता है, मगर तभी उसकी जो स्टाफ रहती है वो टूट जाती है और इसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने स्केलेटन मॉन्स्टर को हरा दिया, तुम्हें 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और जो तुम्हारी छड़ी थी जो तुम्हें लोटस गिल्ड ने दी थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं बचा। और हमारा एमसी उस छड़ी को देखते हुए बोलता है शिट ये क्या हो गया। तभी वो याद करने लगता है कि उसने उस छड़ी को किस तरीके से इस्तेमाल किया था, और वो बोलता है इसी वजह से ये छड़ी टूट गई, क्योंकि मैं एक मैजिशियन की तरह नहीं एक सोल्जर की तरह लड़ रहा था। और वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे सारे मॉन्स्टरों ने घेर लिया था। और ये देख के हमारा हमसे बोलता है वो टाइम नहीं रहा कि मैं एक्टिंग करूं उन्हें मार के एक्सपीरियंस पॉइंट लेने का। और वो सांस लेता है लंबी और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है वेल मैं जो रिजल्ट है उसे बदल तो नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय जरूर कर सकता हूँ। और वो अपने एक्टिव स्किल सैक्रिफाइस का इस्तेमाल कर लेता है। तभी आसमान से काफी तगड़ी लाइट जमीन पे आने लगती है और उसके जो नोटिफिकेशन वो आने लगते हैं कि तुमने अपने इस्तेमाल कर लिया सैक्रिफाइस स्किल का। और इसकी एक्टिव स्किल जजमेंट ऑफ लाइट भी स्टार्ट हो जाती है, उसका भी इस्तेमाल होने लगता है। और जितने भी आसपास मॉन्स्टर स्केलेटन और ज़ॉम्बी रहते हैं सब मरने लगते हैं, उनका चिथड़ा उड़ जाता है, राख भी नहीं बचता। और हमारे एमसी को धन धना के एक्सपी पॉइंट मिलने लगता है सभी मॉन्स्टर का। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी थका हुआ होता है, वो जमीन पर बैठा होता है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे जो एचपी है उसे पूरी तरीके से रिकवर कर दिया गया है। और हमारा एमसी बोलता है मेरी जो टाइमिंग थी वो काफी गलत थी इस जगह पे आने की, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था लेवल अप करना इस जगह पर, मगर जो जजमेंट ऑफ लाइट स्किल थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक एस रैंक स्किल थी, मैंने उसे अच्छा हुआ कॉपी कर लिया था अपने कार्ड पर। इसके बाद वो बोलता है कि एक मेज ही जानता होगा कि मैं कितना ज्यादा लकी था इस बार। इसके बाद वो सोचता है क्या ये एक ट्रांसफर डंजन है, और वो बोलता नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो लोटस है उसने मुझे ऐसे डंजन में नहीं भेजा होगा बिना चेक करे। और हमारा एमसी वहां से आगे बढ़ने लगता है रास्ता खोजने के लिए, और उसके सामने जो नोटिफिकेशन आ रहा होता है उसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारी करंट लोकेशन है वो है हेलमर। और हमारे एमसी सिस्टम को देखते हुए बोलता है नोराइन सिस्टम यही है इस सब चीजों की जड़। इसके बाद वो एक जगह पे रुक जाता है और वो बोलता है ये
काफी ज्यादा अनोइंग है, क्या मुझे उस रैप स्टोन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? इसके बाद हमारे एमसी कुछ खतरनाक सी ऑरा सेंस होती है जो देख के वो पीछे घूमता और वो बोलता है ये अजीब सा माना किसका है। और हमारे एमसी को सेंस हो जाता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और उस चीज की इतनी खतरनाक प्रेजेंस होती है कि हमारा एमसी घबराने लगता, उसे सांस भी नहीं आ रहा होता। वो बोलता है डैम इट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। और वो अपने गर्दन को पकड़ के नीचे बैठ जाता है और वो बोलता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज मेरी तरफ आ रही है। और वो बोलता है एक चीज साफ है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। और वो अपने छड़ी को अपने पैर में डाल के अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। मगर वो अपने आवाज को बंद कर लेता है और वो अपने मन में सोचने लगता है मैं ये आवाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है, तो इसी वजह से मुझे अभी शांत रहना होगा। तभी हमारे एमसी को अचानक से काफी ज्यादा अजीब फीलिंग होने लगती और हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। और हमारे एमसी उसके शैडो को सेंस करने के बाद पीछे घूमता है और उसको नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एक डंजन बॉस है, इसका नाम नाइट शेड है, जो कि तुम्हारे सामने आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और इसका जो सिस्टम रहता है उसे बताता है कि तुम्हारे लेवल और इस बॉस के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम काफी ज्यादा डेंजर में हो। और वो सिस्टम हमारे एमसी को सलाह देते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, जो सुन के हमारा एमसी मुस्कुराता है। इसके बाद वो घबराते हुए बोलता है मैं इसका सामना नहीं कर सकता और वो अपने इन्वेंटरी में को खोलता है और उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता, मगर जो उसके पीछे शैडो रहती है उस पर अटैक करने लगती है। और हमारा एमसी जैसे ही उस क्रिस्टल को इस्तेमाल करने वाला होता है तो वो शैडो उस पर अटैक करके उस क्रिस्टल को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो तुम्हारी एचपी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती है और उसका सिस्टम उसको एडवाइस देता है कि तुम्हें हीलिंग आइटम यूज करना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। और हमें उस शैडो को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के सामने खड़ा होता है, जो देख के हमारा एमसी घबरा रहा होता है और वो जमीन पर पड़ा होता है। और वो शैडो हमारे एमसी पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है, जो देख के हमारा एमसी बोलता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर पाऊंगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमारा एमसी अपना आंख खोल के देखता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो जो उसके सामने शैडो रहता है वो बड़ी तरीके से जम जाता है और वो स्टॉप हो जाता है एक जगह पर, जो देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो नाइट शैडो है अपने आप रुक कैसे गया। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई बोल रही होती है कि नहीं मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती इसका इजाजत देने का। और वो धीरे धीरे हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगती है और वो बोलती है ये बंदे को मैं ही यहाँ लेके आई हूँ अपनी मर्जी से। और वो आगे बोलती है कि ये मेरा एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए काफी हैरान लग रहा होता है और वो हमारे एमसी से बोलती है ये तुम ही हो जिसे चैलेंजर की तरह चुना गया है। और हमारा एमसी उसकी ओर देखते हुए बोलता अब ये कौन है, ये औरत कौन है। और वो उससे पूछता क्या ये तुमने किया। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम एक चैलेंजर हो और तुम इसे मार डालोगे। और वो हमारे एमसी के गले को पकड़ते हुए बोलती है मगर तुम अभी भी एक बच्चे हो और तुम्हारी जो पावर लेवल है वो भी काफी ज्यादा एवरेज है, मगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत माना है, लेकिन ये इतनी काफी नहीं है क्योंकि तुम फेस करने वाले हो एरिस गॉड्स को। और वो सोचते हुए बोलती है कि लूकी ने तुम जैसे बच्चे को क्यों चुना एक चैलेंजर की तरह। और हमारा एमसी ये सब देखने के बाद बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है। और वो सोचता है क्या ये मेरा यहाँ पर अंत है, मगर वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता क्योंकि मेरे जितने भी प्लान है उसका क्या मतलब रह जाएगा अगर मैं मर जाऊंगा। मेरे जो प्लान थे कि मैं अपने फादर से रिवेंज लूंगा और जो मेरा सपना था कि मैं मेज में काफी ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगा वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हमारा एमसी से घूरते हुए सोचता है मुझे कुछ ना कुछ करके अपने यहाँ से बचने का रास्ता निकालना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ भी करना हो मैं करूंगा। तो ये देख के वो बोलती है कि अभी भी मुझे पसंद आया जिस तरीके से तुम मुझे घूर रहे हो। और वो हमारे एमसी के गले को दबाते हुए बोलती है मगर अभी भी तुम बच्चे काफी ज्यादा कमजोर हो। और वो हमारे एमसी को धमकाते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो एंड है वो काफी जल्दी आ जाएगा जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे, और अगर तुम फेल हुए तो तुम याद रखना मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगी। हमारे एमसी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता और वो बोलता था तरीके ये क्या चीज है। और वो आगे बोलती है कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, और तुम्हें अभी से काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि तुम नाइट
शेड को हरा सको। और हमारे एमसी का जो हालत रहता है वो काफी खराब हो रहा होता है, वो अपना गला पकड़े होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसके बाद हमें नाइट शेड को दिखाया जाता है और वो जो हेल रहती है वहां से जाते हुए बोलती है कि अगर तुम इसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा स्पेशल गिफ्ट दे दूंगी। और जैसा कि मैंने पहले तुमसे बताया था कि तुम्हारे पास अब बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है। इसके बाद हमारे एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है जिसे वो देखने लगता है, जिसमें उसे बताया जा रहा होता है सबसे पहला मेन क्यूस अराइव हो चुका है और जो तुम्हारा सबसे पहला मेन क्यूस है उसका नाम है हेल्स ट्रायल। इसके बाद हमें हेल को दिखाया जाता है जिसने कहा होता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं नाइट शेड को हराने के लिए। और हमें हेल्स ट्रायल के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द जो नाइट शेड है उसे हराना होगा। इसका डिफिकल्टी सी लेवल का है। तुम्हारा जो गिफ्ट रहेगा वो हेल्स गिफ्ट रहेगा और पेनल्टी रहेगा डेथ। इसके बाद हमारे एमसी के चारों तरफ पर्पल कलर के जो शैडो आने लगते हैं और वो हमारे एमसी को पकड़ने लगते हैं। और जो हेल रहती है वो आखिरी बार हमारे एमसी से बोलती है तुम भूलना मत, अगर मैंने कभी भी देखा कि तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम उसी वक्त मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुम चूजन चाइल्ड हो नोराइन के, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी तुम इस वॉर में सक्सेस हो जाओ। इसके बाद हमारे एमसी के सामने सिर्फ अंधेरा छा जाता है और इसके सामने धुंधली धुंधली पिक्चर आने लगती है किसी लड़की की। इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है मैं कहाँ हूँ, मैं तो डंजन के एंट्रेंस पर हूँ ना। और वो उठकर बैठता है और हमें दिखता है कि वो डंजन के सामने ही बैठा है। और इसके बाद हमारा एमसी अपने आप को चेक करने लगता है और वो देखता है उसकी जितनी भी इंजरीज थी वो ठीक हो गई है। ये देख के वो बोलता है क्या ये सब उस वुमेन ने किया है। और वो बोलता है कि वो क्या चीज थी, क्या वो एक ह्यूमन भी थी। लेकिन इसके बाद हमारे एमसी के सामने वही वाला टास्क आ जाता है जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है नहीं ये कोई भी सपना नहीं था, ये हकीकत थी। इसके बाद हमें उस वुमेन के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम हेल है, वो गॉडेस ऑफ डेथ है जो रूल करती है हेल हेमर्स पर, जो कि 9 वर्ल्ड ऑफ माइथोलॉजी में से एक है। और ये पढ़ने के बाद हमारा एमसी सोचता है क्या मैं गॉडेस से मिला। इसके बाद हमारा एमसी वही सब चीजें सोचने लगता है जो वो गॉडेस ने उससे कहा था कि तुम ही हो जो चैलेंजर जिसे चुना गया है। और वो बोलता है क्या एक चैलेंजर। इसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम एक चैलेंजर बन चुके हो हाई एसर का। और हमारा एमसी सोचता है कि मैंने ये पहले भी सुना है ऐसा सिमिलर। और वो बोलता हाँ मुझे जब नोरान सिस्टम मिला था उससे पहले मैंने ये सुना था। इतने सारी चीजें सोचने के बाद हमारा एमसी काफी परेशान हो जाता है और नीचे बांटने के बाद बोलता है कि सब कुछ कितना ज्यादा अनक्लियर है। मैं मरने के बाद वापस से अपने पास्ट में क्यों आ गया और वो हेल मुझे चैलेंजर क्यों बोल रही थी और वो मुझसे क्या चाहती है। इसके बाद हमारा एमसी काफी गुस्से में जमीन में हाथ मारता है और वो बोलता है इन सब चीजों के बावजूद एक चीज काफी ज्यादा क्लियर है, मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना ही होगा। और हमारा एमसी आगे सोचता है जितनी भी चीजें हेल ने मुझे बताई होगी अगर वो सच निकली तो उस समय जब मैं स्ट्रांग बनना बंद कर दूंगा वो जरूर से मुझे मार डालेगी। इसके बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और वो बोलता है नाइट शैडो को हराना वो भी 2 महीने में ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर एक गोल होना काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इन सब चीजों के बावजूद अभी जो मेरी स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे बेसिक फाइटिंग स्किल को छोड़ के जितनी भी चीजें वो काफी ज्यादा खराब है और मुझे अभी तक आदत नहीं हुआ एक मैजिशियन की तरह फाइट करने का। और यहाँ तक कि मुझे लो रैंक के मैजिक भी नहीं आते हैं। इसके बाद वो अपना फोन निकालता है और वो बोलता मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वो सोचता है कि कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिक से। और वो अपने फोन में देख रहा होता है तो उसके पास शियोंग का मैसेज आया हुआ होता है जहाँ कुछ लिखा होता है उसमें पार्क संग का मैसेज आया हुआ होता है। वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें मैसेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो यंग संग युंग है वो तुमसे मिलना चाहती है पर्सनल में, क्या कल तुम्हारे लिए सही रहेगा मिलना उनसे। और वो सुनना चाहते हैं कि तुम क्या रिस्पॉन्स देते हो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तुम्हें ऑफर किया उस पर। ये मैसेज पढ़ने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है कितनी अच्छी टाइमिंग है। तो हमारा एमसी भी उसे मैसेज कर देता है ठीक है तो कल ही मिलेंगे, मैं उस कॉन्टैक्ट के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हमारा एमसी वापस हम मुस्कुराते हुए एक और मैसेज लिख देता है लेकिन मुझे एक और फेवर चाहिए तुम लोगों से। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उस गिल्ड में पहुंच जाता है और वो पार्क के पीछे चल रहा होता है, उसे वो रास्ता दिखा रहा होता है। और हमारा एमसी उसके पीछे जाते हुए सोच रहा होता है जो रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने मेरे कांटेक्ट किया है वो शायद से क्योंकि उन्होंने मेरा जो प्रोफाइल है उसे पढ़ लिया होगा। मेरा जो मैजिक क्लास का पावर लेवल था वो 97% था और इस तरीके के टैलेंट को फाइंड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि तुम पूरी दुनिया में खोजोगे तब भी तुम्हें काफी मुश्किल से कुछ लोग ही मिलेंगे। और जो वजह था जिसके वजह से मैंने मार्शल
आर्ट चुना था एक रेडर बनने का वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, बल्कि मैं उसमें फिट भी नहीं होता था। और मेरे रेडर बनने का कारण ये भी था कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे जब भी टीवी पे मैं देखता था वो सभी जो तारीफ करते थे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट का। और उस टाइम पे मैं जैसे कुछ ज़्यादा भाव भी नहीं मिलता था, कुछ ज़्यादा इज्जत भी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से ये सेंस भी बनाता है कि मैंने पास्ट में क्यों इस पाथ को चुना था। इसके बाद वो लोग अपने जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुंचना होता है। इसके बाद हमारा एमसी कुछ देख के काफी हैरान हो जाता है। जो संगीन रहते उसको बोलती है कि तुम वहाँ आ गए। वो काफी अलग कपड़े पहने होती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा इंतजार किया। उसके बाद हमारा एमसी उनसे बोलता है कि हेलो गिल्ड मास्टर, आप कैसी हो, हम वापस से मिल गए। तो जो गिल्ड मास्टर रहती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि जो कंडीशन थे कॉन्ट्रैक्ट के वो तुम्हें कैसे लगे, वो काफी ज्यादा अच्छा ऑफर था तुम्हारे लिए। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता हाँ वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि उसके रहने का जितने भी खर्चा वो गिल्ड उठाएगी, और यहाँ तक कि जितने भी उसको आइटम है बी रैंक के वो गिल्ड प्रोवाइड करेगी, वो भी अंधाधुन। और उनमें से कुछ आइटम मेरे वजह से टूट भी गए तो मुझे उसका बाद जो पैसा रहेगा वो पे करने की जरूरत नहीं है। और हमारे एमसी को डंजन रेड में 8:2 का प्रॉफिट होगा, और जो गिल्ड रहेगी वो उसे इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। और हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जितनी भी कंडीशन है उसकी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है, और जिस तरीके का ऑफर मुझे मिल रहा है इस तरीके का ऑफर एक ए रैंक के रेडर को भी मिलता है। इसके बाद हमारा एमसी संगी उनसे बोलता है कि मैंने पार्क को पहले ही बोल दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाला हूँ, मगर मेरी एक कंडीशन है इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले। तो संगीन हंसते हुए बोलती है चलो ठीक है, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो हमारा एमसी उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा प्रोफाइल वो पहले ही पढ़ लिया होगा, और मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है मार्शल आर्ट से मेज में स्विच करने हुए, जिस वजह से मुझे मैजिक यूज करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि जो गिल्ड मास्टर है वो मुझे मैजिक करना पर्सनली सिखाएं। ये सुन के गिल्ड मास्टर भी थोड़ा हैरान हो जाती हैं, और हमारा एमसी हमें बताता है कि जो रूल नंबर 1 है एक रेडर बनने के बाद वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी उसे यूज करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे एक और जो बंदा रहता है वो बोलता है मैंने सोचा ही था, जब मैं इससे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था ये मुझसे यही कहेगा, मगर ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है किसने ये अभी कहा, क्योंकि ये एक लोटस गिल्ड की गिल्ड मास्टर है, ऊपर से ये कुछ गिने चुने लोगों में आती हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये एक एस रैंक रेडर हैं। और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हिम्मत होना चाहिए ताकि तुम इन जैसे पर्सन से कोचिंग मांग सको। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उनसे बोल रहा होता है कि आप मेरे रिक्वेस्ट को मान लोगी तो मैं जो नेगोशिएशन पेपर उस पर साइन कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद वो बोलते हैं तुम्हारा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लूंगी, और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम में। तो हमारा हमसे बोलता है तो मुझे भी आपके साथ काम करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। और गिल्ड मास्टर भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और वो अचानक से बोलती हैं चलो छोड़ो इन सब के बावजूद मैं तुम्हारे टैलेंट को चेक करना चाहती हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं जानता था कि ये मुझसे कुछ ऐसा पूछेगी मेरे टैलेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि ये गिल्ड मास्टर है। और गिल्ड मास्टर हमारे एमसी के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है, और उसका जो ब्रदर रहता है उनको ऐसा दे एक्सप्रेशन देते हुए सोचता है मुझे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे किसी भी समय कुछ भी काम दे सकती हैं। इसके बाद हमारा एमसी से कहता है कि आप मेरा टेस्ट लेना चाहती है, तो वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है तो मुझे क्या करना होगा। तभी वो चुटकी बजाती है और वहाँ पर कुछ अपीयर होने लगता है, और उसके पीछे काफी खतरनाक चीज आ जाती है जो देख के हमारा एमसी भी हैरान हो रहा होता है कि ये क्या चीज है। तो वो आगे बताती कि इस चीज का नाम है माना क्यूब। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या माना क्यूब, और वो आगे बताती कि तुम्हें इस चीज को पार करना होगा। और इसके बाद हमारा एमसी उस चीज को देख के हैरान हो रहा होता है, और गिल्ड मास्टर उससे आगे बताती हैं तुम क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, काफी ज्यादा परफेक्ट है ना, एक टैलेंटेड बंदा इतना तो कर ही लेगा एटलीस्ट, क्योंकि एक जो हमारे साथ नेगोशिएशन करने वाला है लोटस गिल्ड के साथ उसे इतना तो करने आना ही चाहिए। इसके बाद हमारा एमसी माना क्यूब के बारे में हमें बताता है कि नॉर्मली जो माना क्यूब आइटम है वो एक बी रैंक का जो रेडर रहता है वो यूज करता है अपना माना सेंसेशन को बढ़ाने के लिए, और वैसे बंदे जिसे मैजिक का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जैसा मेरे जैसा, तो वो इस चीज को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि जितने भी अवेकनर हैं वो अवेकन हुए उनमें से सिर्फ 7% ही माना क्यूब को इंड्योर कर पाते हैं।
और वो सोचता है क्या मैं इसे कर पाऊंगा, वो भी अभी। तो हमारा हमसे बोलता है ऐसा लगता है कि आप मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो ये सुन के बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, जो हमारा पीरियड नेगोशिएशन है उसे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर तुम इस टेस्ट को फेल भी कर देते हो, और जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन वो भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, मैं गिल्ड मास्टर हूँ लोटस गिल्ड की। तो हमारा एमसी सोचता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, अब मुझे जल्द से जल्द इसके अंदर जाना होगा और पीछे हट भी नहीं सकता। और वह शांत होकर सोचता है मुझे आगे बढ़ना ही होगा चाहे मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊं। और वो अपने ब्रदर से बोलते हैं जल्द से जल्द इसे प्रिपेयर करो। तो सियांग उनसे बोलता है कि आपको लगता है वो ठीक रहेगा, और वो गिल्ड मास्टर से बोलता है कि जो मैजिक क्यूब है उसे पार करने में तो अभी के जो रेडर्स हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और इस तरीके के चीज का सामना आप एक बच्चे से करवा रही हैं। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर से बोल दी क्या ये बच्चा तुम्हें नॉर्मल बच्चों की तरह लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा वर्दी है। और ये सब सुनने के बाद वो बंदा भी आगे कुछ नहीं बोलता और वो मशीन को स्टार्ट कर देता है, और हमारा एमसिस माना क्यूब के सामने खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है माना क्यूब इसके बारे में मैंने मरने से पहले भी सुना था, मगर इसे असली लाइफ में देखना इसकी जो मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। इसके बाद जो गिल्ड मास्टर रहती हैं वो चिल्लाते हैं बोलती हैं चलो शुरू करते हैं, मैं सोचती हूँ कि तुम अच्छा करोगे। तो हमारे एमसिस माना क्यूब को देखता रहता है और एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद उसके अंदर जाने लगता है और वो उसके अंदर चला जाता है, और वो दोनों उस माना क्यूब को देख रहे होते हैं, और वो बंदा गिल्ड मास्टर से बोलने लगता है मैं सच में बताऊं तो मुझे थोड़ा ज्यादा घबराहट हो रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक बच्चा था। तो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलती है अरे वो कर लेगा। तो वो बंदा पूछता है कोई रीजन है जिसके वजह से आप इतने ज्यादा कंफर्म हैं। तो वो थोड़ा देर सोचती है और वो बोलती है ये मेरा फीलिंग बता रहा है मुझे। तो ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या, और गिल्ड मास्टर आगे बोलती है कि तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लगेगा इसे एस्केप करने के लिए। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो इस क्यूब के अंदर होता है। इसके बाद हमारा एमसी अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, वो भी पूरे तरीके से माना का, और वो देखता है कि वो सांस ले पा रहा होता है और वो बोलता है कम से कम मैं यहाँ अच्छी तरीके से सांस ले पा रहा हूँ, मुझे डर था कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए माना से रिलेटेड। और वो हमें बताता है कि नॉर्मली ये जो वर्ल्ड है इसका जो माना है वो ऑक्सीजन की तरह होता है, और ये काफी ज्यादा आम चीज है कि यूज करना मैजिक और स्किल को, मगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ माना में अगर वो ज्यादा टाइम तक रह गया तो उस इंसान को कोई भी डिजीज हो सकती है, और अगर वो बंदा ज्यादा सीरियस हो गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ वहाँ घूमने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद होगा, और अभी तक कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं हुआ है, और जो मेरी पहली प्रायोरिटी है वो है यहाँ से निकलना, और मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और मुझे जल्द से जल्द उस डोर को खोजना होगा जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे एमसी कंसंट्रेट करने लगता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द वेवलेंथ फाइंड करना पड़ेगा इस माना का, और उसे फील करना होगा अच्छी तरीके से, और इतने सारे वेवलेंथ की भीड़ में मुझे जल्द से जल्द उसे खोजना होगा जो रास्ता बाहर जाता है। इसके बाद हमारे एमसी को कुछ फील हो जाता है और वो बोलता है मुझे अभी कुछ अननेचुरल फील हुआ, और वो अपने बगल में देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिख जाती है, जो देख के वो बोलता है कि ये तो एक क्रिस्टल है, और हमें उस क्रिस्टल को दिखाया जाता है, और हमारा एमसी उसे देख के बोलता है इसकी जो मैजिक पावर वो ओवर पावर है, और हमारा एमसी बोलता है कि इसके अंदर जितने भी जो यहाँ के माना है उस पूरे ओशियन की वो समा सकती है। इसके बाद हमें उस क्यूब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इस क्यूब से जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तो वो बोलती है हाँ मुझे ऑफ कोर्स लगता है कि वो बाहर आ जाएगा। तो वो बोलती इसका कोई रीजन है, और वो सोचने लगता है कि अभी तक हमारे एमसी ने अपने कितने ज्यादा पावर को प्रूव किया है और अपने आप को बहुत बार ही प्रूव कर चुका है। इसके बाद वो बंदा उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है वो कितनी देर में बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद गिल्ड मास्टर बताते कि उसके केस में उसे 40 मिनट लगा था और इस नेशन की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बंदी बन गई थी जो उस क्यूब से बाहर निकली थी। ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ी देर सोचता और वो बोलता है कि सिर्फ दो चीज होने की चांसेस हैं, पहला कि वो बंदा इस क्यूब से बाहर ना निकल पाए, और दूसरा वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो गिल्ड मास्टर भी हंसते हुए बोलती है मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो
वो इतनी जल्दी बाहर आ पाएगा। तो ये सुन के वो बंदा भी कुछ नहीं बोलता। तभी गिल्ड मास्टर को सेंस होता है और वो बोलती है जल्दी ब्रदर इधर देखो। तो ये सुनकर सब ब्रदर भी उधर देखता और वो भी हैरान हो जाता और हमें दिखता है कि जो वो क्यूब रहता है वो पूरी तरीके से दरक जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो क्यूब पूरी तरीके से टूट जाएगा। ये देख के वो बंदा बोलता है एक क्रैक, वो भी माना क्यूब में। और वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो भी काफी हैरानी से। इसके बाद वो अपना घड़ी निकाल के टाइम चेक करता है और वो बोलता है उसे अंदर गए हुए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और सिर्फ 10 ही मिनट में क्रैक भी अपीयर हो गया इस क्यूब में। और वो लोग परेशान भी हो रहे होते कुछ गड़बड़ ना हो गया हो अंदर।